नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है यार, अपने इंडी वर्ल्ड वाले सम्राट भाई का। वीडियो का टाइटल है कि चीनी मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि क्या ट्रंप जो है वो मोदी को भी किडनैप कर सकता है क्या। कमाल है यार। चलिए जरा देखते हैं भाई क्या चल रही है चर्चा। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा सवाल फूट पड़ा है जिसने पूरे इंटरनेट और न्यूज साइकिल को हिला दिया है। कैन ट्रंप किडनैप मोदी? यस, आपने सही सुना। देखिए, ये सवाल सुनते ही एक बात क्लियर हो जाती है। नैरेटिव अब सिर्फ टैरिफ या ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे साइकोलॉजिकल प्रेशर और ग्लोबल परसेप्शन तक पुश किया जा रहा है। ट्रंप का टैरिफ गेम कोई नया चैप्टर नहीं है। अमेरिका दुनिया के कई देशों पर टैरिफ प्रेशर बनाकर अपनी डील्स निकालता है। ये उनका पुराना प्लेबुक है। लेकिन इंडिया के मामले में चीजें थोड़ी अलग हैं, क्योंकि इंडिया कोई वीक नेशन नहीं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक है, फास्टेस्ट इकोनॉमी है और एक मजबूत जियोपॉलिटिकल प्लेयर बन चुका है। मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में ये मैसेज दुनिया को साफ दे दिया है कि इंडिया डील्स करता है, नील नहीं करता। अब सवाल आता है, किडनैप वाली बात ये अब्सर्ड है, अनरियलिस्टिक है और किसी डिप्लोमेटिक या जियोपॉलिटिकल रियलिटी के करीब भी नहीं है। ट्रंप इंडिया में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। ये नैरेटिव शायद किसी डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टॉर्म को हवा देने के लिए बनाया गया है। लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है? ग्राउंड पर चल रहा है ट्रेड नेगोशिएशन, टैरिफ बार्गेनिंग और स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। दोस्तों, हमें समझना होगा कि इंडिया के साथ कोई भी कंट्री, चाहे वो यूएसए ही क्यों ना हो, प्रेशर टैक्टिक यूज कर सकती है। टैरिफ, ट्रेड, सैंक्शंस, थ्रेट, नैरेटिव वॉर। लेकिन किडनैप शब्द दिखाता है कि कुछ लोग भारत को वीकेंड दिखाने का डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, आज का इंडिया 1991 वाला इंडिया नहीं है। आज का इंडिया G20 होस्ट है, स्पेस पावर है, डिफेंस एक्सपोर्टर है और सबसे बड़ी बात, इंडिया ग्लोबल साउथ की वॉइस बन चुका है। मोदी और ट्रंप की पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन दोनों लीडर्स पब्लिक ऑप्टिक्स और नेगोशिएशन गेम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये दोनों लीडर्स ये भी जानते हैं कि ऑप्टिक्स और पावर सिंबल्स मीडिया में कैसे प्ले होते हैं। इंडिया को बेंड करने की कोशिश पहले भी की गई थी, सैंक्शंस, टैरिफ, नैरेटिव्स। लेकिन इंडिया बेंड नहीं हुआ। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, स्ट्रांग रिस्पॉन्ड किया। फ्यूचर में भी यही होगा। तो चलिए चाइनीज मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत 当然不会绑架。 क्या ट्रंप मोदी को किडनैप करेगा? भारत की राजनीति में एक ऐसा शॉकिंग सवाल सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। हाँ, आपने सही सुना। बस पिछले हफ्ते इंडियन पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक ऐसा सेंटेंस बोला गया जिसे सुनकर पूरी दुनिया की जॉ ड्रॉप हो जाए। क्या ट्रंप मोदी को किडनैप करेगा? ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन नहीं था, बल्कि एक फॉर्मल ओकेजन में इंडिया की अपोजिशन पार्टी के हाई रैंकिंग मेंबर्स ने यह सवाल उठाकर एक तरह से पॉलिटिकल बॉम्बशेल ड्रॉप कर दिया। 各位观众朋友们， डियर व्यूअर्स, मैं औरोरा हूं। आज थोड़ा खुलकर बात करते हैं। ये पूरा मामला इंडियन पॉलिटिक्स में एक जबरदस्त अपरोर पैदा कर चुका है। किसी देश की फॉर्मल पार्लियामेंट्री सेटिंग में ऐसा सवाल पूछा जाना यकीन करना मुश्किल है। ये वैसा ही है जैसे शादी में दूल्हे से पूछ लिया जाए, क्या आप सुहागरात को भाग जाओगे? मतलब पूरी तरह से शॉक देने वाली बात। ये वाकई एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सब कहां किसने? चवान, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक हाई रैंकिंग मेंबर हैं, उन्होंने ये बात 6 जनवरी को उठाई। सीन कुछ ऐसा था, चवन पार्लियामेंट में बोल रहे थे, अचानक टॉपिक बदलता है और वो माइक में चिल्लाते हैं, व्हाट अबाउट द 50% टैरिफ? ये टैरिफ ने हमारे ट्रेड को प्रैक्टिकली रोक दिया है। तो सवाल उठता है, अब आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला वाली सिचुएशन इंडिया में रिपीट होगी? क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर देंगे? ये सुनकर आप सभी व्यूअर्स के दिमाग में एक ही सवाल होगा, आखिर ये हो क्या रहा है? एक देश के पॉलिटिकल फिगर्स ऐसा आउटरेजियस सवाल कैसे पूछ सकते हैं? घबराइए मत, हम आपको एक एक बात धीरे धीरे समझाते हैं। 其实啊，查案之所 असल में चवान ने ऐसा सवाल क्यों पूछा? इसकी पूरी वजह ट्रंप ही थे। यानी चवान को यह सवाल पूछने पर मजबूर किया गया, और वो भी ट्रंप की ही वजह से। पिछले ही महीने ट्रंप ने फिर से इंडिया के खिलाफ बेहद कड़े बयान दिए। उन्होंने साफ कहा कि अगर इंडिया यूएस की डिमांड्स नहीं मानेगा, खासकर रशियन ऑयल परचेसेस को रिस्ट्रिक्ट करने पर, तो यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स बढ़ाता रहेगा। 朋友们，这已经不 दोस्तों, ये मत सोचिए कि ट्रंप ने इंडिया को पहली बार धमकाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले साल अगस्त में ही ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर जो यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट होते हैं, सीधे निशाना साध दिया था। उन्होंने उन पर 25% नया टैरिफ लगा दिया और कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। 50%! ये क्या कॉन्सेप्ट है? यानी इंडिया से अगर आप $100 की शर्ट खरीदते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते ही आपको $50 का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक $100 की चीज अमेरिका में $150 में बिकेगी। अब बताइए, ऐसा ट्रेड मॉडल कितने दिन चलेगा? ऐसे में बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा? और जब वेनेजुएला की बात आती है तो ये एग्जाम्पल तो सच में खून जमा देने वाला है। 3 जनवरी को यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में रेड की। उन्होंने राष्ट्रपति निकोलस मडुरो और उनकी पत्नी पर सीधा कंट्रोल ले लिया और उसके बाद उन्हें सीधे यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया। जरा इमेजिन कीजिए, अगर किसी दिन आप टीवी ऑन करें और देखें कि आपके देश के राष्ट्रपति को किसी फॉरेन मिलिट्री ने उठाकर ले लिया है।
तो कैसा लगेगा? ये तो मॉडर्न ईरा का एम्परर किडनैपिंग वाला सीन हो गया। और ट्रंप ने ये सब करने के बाद उल्टा ये क्लेम कर दिया कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ही वेनेजुएला को मैनेज करेगा। 瑞拉委内瑞拉 वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, 300 अरब से भी ज्यादा बैरल्स, जो ग्लोबल रिजर्व्स का लगभग 17% हिस्सा है। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये इतनी भारी अमाउंट है कि अगर किसी देश के हाथ में ये रिसोर्स आ जाए तो वो ग्लोबल एनर्जी मैप ही बदल सकता है। ट्रंप का मूव इसलिए इतना स्पष्ट है कि हर कोई इसे समझता है। ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्सेज को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के लिए टारगेट किया और ये ऑयल ही उसकी मेन मोटिवेशन रही है। सब जानते हैं कि वेनेजुएला की अबंडेंट ऑयल रिसोर्सेज कितनी वैल्यूएबल हैं, इसलिए ट्रंप ने उस कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश की और यही वो वजह है कि उसने इतना एग्रेसिव अप्रोच अपनाया। अब सवाल उठता है, फिर ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ इतना हैवी हैंडेड अप्रोच क्यों अपनाया? 你们觉得特朗普为什么 डियर व्यूअर्स, आपके हिसाब से देखिए, वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप ने जो किया, ये पॉसिबल था वहां पर, ये पॉसिबल था वहां पर। सीआईए के जासूस घुसे पड़े थे, उसकी आर्मी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी आर्मी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना घुस रहा हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारे स्ट्रक्चर में और उधर के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क है। हमारे यहां रियल डेमोक्रेसी है, हमारी आर्मी, हम इन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा भी मौका आएगा कि हमारी आर्मी या हमारी सेना के किसी भी लोग, कोई भी लोग ट्रस्ट को तोड़ेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है 78 ईयर्स में हमारे यहाँ कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, जबकि पाकिस्तान में लग चुका है। पाकिस्तान में वहां की आर्मी ने कई बार ट्रस्ट तोड़ा है, कई बार। भारत में कभी नहीं टूटा ट्रस्ट। भारत में इसलिए नहीं टूटा क्योंकि यहां पे डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है हमारी, वो बहुत मजबूत है। लाख विरोध होते हैं, लाख चीजें होती हैं, लेकिन जब कंट्री की बात आती है तो पूरा देश करीब करीब, मैं कहूंगा 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैक्सिमम जो हमारा देश है वो एक हो जाता है। और ये हमारी ताकत है। तो कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि ट्रंप आए, चाहे कोई भी आए, यकीन मानिए ये नहीं होने वाला। इस देश के लोग नहीं होने देंगे। हम वेनेजुएला नहीं है, हम 100 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हैं। और ये वेनेजुएला की आर्मी एयरफोर्स नहीं है, ये इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है और इंडियन नेवी है। आपके हिसाब से सोचिए, ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ क्यों लगा दिया? क्योंकि भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी, या फिर इसलिए कि भारत आज बहुत ज्यादा ताकतवर और इंडिपेंडेंट बन रहा है? असल में इसकी कई बड़ी वजहें हैं। एक, रशियन ऑयल का सिन। ट्रंप की सबसे ज्यादा नाराजगी यहां से शुरू होती है। यह बात रशिया से भारत की बड़े पैमाने पर ऑयल खरीद को लेकर है। ट्रंप मानता है कि इंडिया ऐसा करके रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल दे रहा है, लेकिन इंडिया की भी अपनी कंपल्शंस हैं। दोस्तों, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 1.4 अरब लोग रहते हैं यहां। इतनी बड़ी आबादी को खाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, और रशियन ऑयल सस्ता भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो इंडिया क्यों ना खरीदे? सोचिए, बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, एक दुकान पर वही सब्जी 5 रुपये किलो, दूसरी पर 3 रुपये किलो। आप कौन सी खरीदेंगे? जाहिर है ज्यादातर लोग सस्ती वाली। भारत के लिए भी यही लॉजिक है। 贸易逆差的仇？ 2, ट्रेड डेफिसिट की चुभन दूसरी वजह है। ट्रेड डेफिसिट। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में अमेरिका का इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट 45.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ये 2023 से 5.4% ज्यादा है। ट्रंप को यह स्थिति बर्दाश्त नहीं। उसे लगता है कि अमेरिका को नुकसान में डाल दिया गया और भारत ने अमेरिका का फायदा उठा लिया। 吃亏了，但实际上 लेकिन असलियत में बात कुछ और है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच टोटल ट्रेड वॉल्यूम 129.2 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुका है। अमेरिका इंडिया से जो सामान इंपोर्ट करता है वो भी कोई मामूली चीजें नहीं हैं। मेनली पर्ल्स, मिनरल फ्यूल्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल्स और कई प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये सब यूएस मार्केट की जरूरत है। अब अगर ट्रंप सच में टैरिफ को 50% तक बढ़ा देते हैं तो अंत में नुकसान किसका होगा? इंडिया का नहीं। सबसे ज्यादा सफरिंग तो अमेरिकन कंज्यूमर्स की होगी, क्योंकि वही ये प्रोडक्ट्स महंगे दामों में खरीदेंगे। 特朗普想 ट्रंप की असली चाल एकदम साफ है। इकोनॉमिक मीन्स का इस्तेमाल करके इंडिया को इंटरनेशनल अफेयर्स में यूनाइटेड स्टेट्स की बात मानने पर मजबूर करना, खासकर रूस के प्रति इंडिया के स्टैंड को लेकर। लेकिन दोस्तों, और देखिए, जो ट्रेड है ना, ये इतना आसान नहीं है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर ट्रंप को ऐसा लग रहा है, देखिए ये खबर अभी कुछ दिनों पहले ही आई है, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। एप्पल एम्पलीफाइड
इंडिया ships out iPhones worth $50 billion till December 2025. दिसंबर 2025 तक भारत से एप्पल ने $50 बिलियन के आईफोन शिप किए, मतलब एक्सपोर्ट किए हैं। $50 बिलियन। आप जरा इस पॉइंट को समझिए। आपको क्या लगता है कि अगर यही आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा होता अमेरिका में, आपको लगता है कि आप एप्पल कंपनी इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाती? नहीं, क्योंकि वहां पर आपकी लागत 10 गुनी बढ़ जाती है। जिस रेट पर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर किए गए फोन को जिस रेट पर आप बेच सकते हैं, जितना आप अपना फायदा कमा सकते हैं, उस रेट पर अमेरिका में आईफोन बनाकर आप नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्या एप्पल पागल थी कि इसके पहले वो चाइना में थी? क्यों थी? सेम वजह, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, मटेरियल्स की कॉस्टिंग कम है, ओवरऑल प्रोडक्ट बनाने में जो लागत आती है वो चाइना में कम है, भारत में कम है, अमेरिका में नहीं रहेगी, 10 गुना ज्यादा है। तो अगर भारत में या आप चाइना में $100 की कोई चीज बन रही है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, या ₹100 की कोई चीज बन रही है, अमेरिका में उसे बनाने में आई डोंट नो, मतलब 250, 300 रुपए लग सकते हैं। तो आप 300 रुपए की चीज कितने बेचोगे? 400 में बेचोगे, आपका मुनाफा कम हो जाएगा। लेकिन यहां 100 रुपए की चीज बना के आप 400 में बेच रहे हो, और सेम क्वालिटी, सेम चीजें। और ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो भाई उनकी गलती। लेकर। लेकिन दोस्तों, इंडिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इतना बड़ा देश कैसे इतनी आसानी से घुटने टेक सकता है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो मार्शल आर्ट्स मास्टर्स आपस में भिड़ रहे हों। एक अपने इंटरनल फोर्स से दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है, तो दूसरा अपने डंटियन की रक्षा करता है। अभी यह कहना मुश्किल है कि आखिर जीत किसकी होगी और हार किसकी। चवन ने जैसे ही यह सवाल उठाया, इंडियन पॉलिटिक्स में सीधा ब्लास्ट हो गया। इंडिया की रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने तुरंत बाहर आकर चवन पर हमला बोला। कहा कि उनके बयान का मकसद देश में अराजकता फैलाना है और ऐसे बयान शर्मनाक हैं। 是无耻的将印度的处 इंडिया और वेनेजुएला की कंपैरिजन को लेकर दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी बड़े परिवार में बहस छिड़ जाए। छोटा भाई कोई ऐसी बात बोल दे जिससे बड़े भाई की इज्जत चली जाए, तो बड़े भाई का उछलकर जवाब देना तो लाजमी है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या छोटे भाई ने जो कहा वो सच था? इंडियन नेटिजन्स भी दो साफ कैंप्स में बंट गए हैं। पहली फैक्शन कहती है चवन का बयान इंडिया जैसे न्यूक्लियर पावर देश की स्टेटस के खिलाफ है, ये इंडियंस के लिए शर्मनाक है। दूसरी फैक्शन कहती है चवन ने वही कहा जो लोग मन में सोच रहे थे। ट्रंप वाकई चिंता का विषय है। ये परिवार के अंदर की बहस जैसी है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा पिक्चर देखो, कुछ कहते हैं सच को सच कहो। तो आपके हिसाब से कौन सही है? असल में चवन के दिमाग में भी पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी, क्योंकि 12 फरवरी को इंडिया में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। यही तय करेगा कौन सरकार बनाएगा और आने वाली पॉलिसीज किस दिशा में जाएंगी। चवन ने यह सवाल उठाकर एक तरफ मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को निशाना बना। अच्छा, वो चौहान की बात हो रही है। हाँ, ये वही चौहान साहब है ना, कांग्रेस के नेता, जिन्होंने अभी कहा था कि भाई मैं नहीं मानता भारत हारा है ऑपरेशन सिंदूर में और पाकिस्तान ने हारा है। ये वही है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। प्लीज आप लोग कमेंट में लिखिएगा। निशाना बनाया और दूसरी तरफ इलेक्शन में सपोर्ट बटोरने की कोशिश की। यह बिल्कुल फुटबॉल मैच के आखिरी मिनट जैसा था, जब प्लेयर अचानक बाइसिकल किक मार देता है। गोल होगा या नहीं, उसी पर पूरा मैच टिक जाता है। अब बात करते हैं यूएस इंडिया रिलेशंस की। तो वो तो रोलर कोस्टर राइड से भी ज्यादा क्रेजी रहे हैं। हनीमून पीरियड से लेकर इस साल की शुरुआत में फ्रीजिंग पॉइंट तक। मोदी ट्रंप से मिलने वाले सबसे पहले फॉरेन लीडर्स में से एक थे। व्हाइट हाउस में दोनों ने हाथ मिलाया, हंसी मजाक हुआ, सीन कुछ इमोशनल सा था। ट्रंप ने कहा इंडिया के साथ एक शानदार ट्रेड डील बनाई जाएगी। मोदी ने भी कहा एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अग्रीमेंट जल्द फाइनलाइज्ड होगा। लेकिन दोस्तों, ये अच्छा समय ज्यादा चला नहीं। साल के खत्म होते होते यूएस इंडिया रिलेशंस हनीमून से सीधे फ्रीजिंग पॉइंट पर आ गिरे। ट्रंप ने न सिर्फ 50% टैरिफ लगा दिया, बल्कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इंडिया को डेड इकोनॉमी कह दिया। 这就像是一对情 ये बिल्कुल एक कपल जैसा है। शुरुआत में सब कुछ स्वीट और लविंग, लेकिन थोड़े समय बाद ही बहसें शुरू और आखिर में ब्रेकअप तक बात पहुंच गई। यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड नेगोशिएशन भी इसी तरह फंस गया। दोनों तरफ की तरफ से कोई भी अपने कोर इंटरेस्ट पर पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अमेरिकी एनर्जी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदे, लेकिन इंडिया चाहता है अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर और डोमेस्टिक मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना। खासकर एग्रीकल्चर मामले में यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड है कि इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स खरीदे और अपना डेयरी मार्केट खोल दे, लेकिन इस डिमांड का सामना हुआ इंडियन एग्रीकल्चरल लॉबिंग ग्रुप्स की मजबूत विरोध से। आखिरकार एग्रीकल्चर इंडिया में एक बेहद सेंसिटिव पॉलिटिकल इशू है। जिसने भी इस मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज किया वो भारी मात्रा में वोट्स खो देगा। ये बिल्कुल दो लोगों के बिजनेस डील करने जैसा है।
एक हाई टेक प्रोडक्ट बेचना चाहता है, दूसरा चीप गुड्स खरीदना चाहता है, भले ही कितना बात करो। डील फाइनलाइज ही नहीं हो रही। इसी बीच ट्रंप की टैरिफ स्टिक पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी पर गंभीर प्रभाव डाल चुकी है। 不小的冲击。根据高盛集团的估计， गोल्डमैन सैक्स के अनुमान के मुताबिक अगर ट्रंप की 50% टैरिफ पॉलिसी लागू रहती है तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट में लगभग 0.6 परसेंटेज पॉइंट्स तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का अनुमान है कि 2025 और 2026 के फिस्कल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रह सकती है। लेकिन अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए तो यह टारगेट और मुश्किल हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आदमी तेजी से दौड़ रहा हो और अचानक किसी ने पीछे से पांव अड्डा दिया, स्पीड अपने आप धीमी हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट होने वाले इंडिया के 77% गुड्स इन टैरिफ्स से प्रभावित होंगे। फिस्कल ईयर 2025 टू 2026 में इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स में 7.3 बिलियन डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। खासकर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और अदर की एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी फैक्ट्री ने अपने सबसे बड़े कस्टमर को खो दिया हो, ऑर्डर्स आधे से भी कम हो गए, प्रोडक्शन कैसे चलेगा, प्रॉफिट कहां से आएगा, सर्वाइवल ही सवाल बन जाता है। अगला बड़ा खतरा, रुपी डिप्रिसिएशन का प्रेशर। इंडियन रुपी दिसंबर 2025 की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया और 90 का साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ दिया। अनुमान है कि 2025 तक रुपी में लगभग 5% डिप्रिसिएशन होगा और इंपोर्ट्स तथा एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग पर भारी दबाव पड़ेगा। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए डुअल फ्रंट चैलेंज है। एक तरफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिर रहा है, दूसरी तरफ इंपोर्ट बिल और डेट बर्डन बढ़ रहा है। 的压力。 इंडिया अपनी ट्रेड स्ट्रेटेजी को डाइवर्सिफाई करने में भी लगा हुआ है। यूके और ओमन के साथ ट्रेड टाइज मजबूत किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ नए ट्रेड पार्टनरशिप्स बन रहे हैं। साथ ही चाइना, ब्राजील, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, बेल्जियम और जर्मनी जैसे देशों के साथ कोऑपरेशन एक्सपैंड किया जा रहा है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी को अचानक एहसास हो जाए कि जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही आज भरोसेमंद नहीं रहा। तो इंसान नेचुरली क्या करता है, ज्यादा दोस्त बनाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई करता है और किसी एक पर डिपेंडेंसी कम करता है। इस पूरे इंसिडेंट ने सिर्फ इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अप्रोर पैदा किया है। और सबसे दिलचस्प, चलिए मोटा मोटी अब बातें समझ में आ गई, वीडियो को खत्म करते हैं। मैंने कई वीडियोस में कहा है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम मुश्किलों के सामने हम घुटने टेकते, हम नए रास्ते तलाशते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूजीलैंड से एफटीए और ये वो एक बड़ा ट्रेड डील होने वाला है और वो है यूरोपियन यूनियन के साथ। और यूरोपियन यूनियन कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है। देखिए रॉयटर खबर दे रहा है ना, इंडिया ईयू क्लोज इन ऑन ट्रेड पैक्ट एज यूएस ट्रेड टॉक्स ड्रैग ऑन। टाइटल ही यही है, हेडलाइन ही यही है कि भारत और यूरोपियन यूनियन ट्रेड पैक्ट के बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, जबकि यूएस से जो ट्रेड टॉक्स है वो ड्रैग होती जा रही, खिंच जा रही है। इनका कहना है कि इंडिया यूए क्लोज टू फाइनलाइजिंग लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड पैक्ट दिस मंथ, यानी कि जनवरी में हो जाने की पूरी उम्मीद है। और ये जो डील होगी ये भारत की लार्जेस्ट होगी, क्योंकि उधर यूएस ट्रेड टॉक जो है वो स्टॉल्ड है। इसमें क्लियरली साफ मना किया गया, सेंसिटिव एग्रीकल्चर आइटम्स केप्ट आउट, कार्बन लेवी अ की कंसर्न। साफ साफ एग्रीकल्चर सेक्टर इससे बाहर है, ये क्लियरली। भारत कभी नहीं जाएगा एग्रीकल्चर पर, डेयरी पे, इस पे कभी नहीं जाएगा वो, नेवर। तो ये एक बड़ी खबर है और हमारे लिए ये मार्केट बढ़ रही है, तो हम रास्ते तलाश रहे हैं। मुश्किल है, बिल्कुल है भाई, कंट्री चलाना, इतनी बड़ी आबादी को साथ लेकर चलना हमारे लिए कुछ भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं और हमारी इकोनॉमी डटी हुई है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अभी स्टार्टअप की बातचीत चल रही थी, उसमें देखिए अब जो लिस्ट शेयर की गई है कि उसमें 2014 के अराउंड शायद हमारे देश में 5 यूनिकॉर्न कंपनीज थी, 5। लेकिन आज देखिए इंडिया रैंक्स 3rd इन ग्लोबल यूनिकॉर्न काउंट। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो ये स्टार्टअप बूम चल रहा है ये 2030 तक, यानी कि अगले 4 साल में ये 250 कंपनीज, 250 यूनिकॉर्न कंपनीज बन जाएंगी। नंबर 1 पर इसमें अमेरिका है, 678 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। नंबर 2 पर चाइना है, 163 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। और नंबर 3 पर भारत है, 118 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। नंबर 4 पर इजराइल है, 90, और उसके बाद ब्रिटेन है, 55। तो ये बताता है कि ग्रोथ हमारी क्या हो रही है। और ये भी तब है जब हमारे यहाँ टैक्सेशन सिस्टम और बाकी जगहों पे बहुत लोचे हैं, अभी बहुत सुधार की जरूरत है। इसका भी एक डेटा मैं आपको देता हूं कि दुनिया के जो बड़े देश हैं वहां पर जो
टैक्स का सिस्टम है, इनकम टैक्स का सिस्टम है, वो कैसे है देखिए। अब सबसे ऊपर कनाडा, 80% जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो इनकम टैक्स देती है, 80%। उसके बाद आता है जर्मनी, जहां पे 52.6% लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। ब्रिटेन में 49.7% लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। यूएस में 48.2, और भारत में जरा देखिए ओनली 5%। भारत में ओनली 5% लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, 95% लोग नहीं देते, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। इसके बाद ये पोजीशन है। तो अगर हम इस करप्शन को दूर करें, टैक्सेशन को ठीक करें, मैं ये कहता हूं कि और भी बहुत सारे, मैं एज ए कंपनी में चलाता हूं, मुझे टैक्सेशन से बहुत दिक्कत होती है। मेरे टैक्स में 30% सीधे टैक्स है एलएलपी पर। आप जाकर गूगल पर सर्च करो, मेरी एलएलपी जो मेरी कंपनी है वो 30% टैक्स क्लियरली जाता है। इसमें भी अलग रफड़े हैं कि अगर मैं एक कैमरा खरीदता हूं तो वो मेरे एसेट में गिना जाता है। वो खर्चा मैंने मान लीजिए 2 लाख रुपए का कैमरा खरीदा, तो 2 लाख रुपए मेरा खर्च में नहीं माना जाएगा, वो कंपनी के एसेट में माना जाएगा। उसमें से शायद 15% या कुछ वो मुझे मिलता है हर साल, जो भी है वो सीए ज्यादा बेहतर जानते हो। खर्च में सब कुछ दिखा दूं, जो भी पैसे बचते हैं उसमें फ्लैट 30% का टैक्स है। अगर मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट होता है मेरा, तो 30 रुपए सीधे सीधे सरकार को चले जाते हैं। लेकिन सरकार अगर उस 30 रुपए से ना कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, सड़कें बनवाए और भी इंफ्रा के काम कराए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस 30 रुपए से सरकार फ्री में अनाज बांट रही है उन लोगों को जो कुछ नहीं कर रहे, वो खाली बैठे हुए हैं, ना वो दिमाग लगाते हैं, ना मेहनत करते हैं, ना मजदूरी करते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है, बस भरपेट खाना मिल रहा है, क्योंकि सरकार मेरे लिए गए 30% टैक्स से उनको फ्री का अनाज दे रही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना दिन रात एक किए पड़ा हूं, मैं अपना दिमाग लगाता हूं, मैं अपनी क्रिएटिविटी लगाता हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, घर परिवार भी चलाना है, लगा रहता हूं, काम में जुटा रहता हूं, लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ रहा है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। एज ए मिडिल क्लास मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैं एक तयशुदा उससे सैलरी भी ज्यादा नहीं ले सकता मैं उससे। आप जरा सोचिए इस बात को। लेकिन वो लोग फ्री में बैठ के मेरे दिए टैक्स के पैसे से फ्री में खा रहे हैं, मुझे मुंह चिढ़ा रहे हैं कि अबे तुम मेरे लिए काम करेगा, तू मेरे लिए अपना दिमाग लगाएगा, तू मेरे लिए दिन रात एक करेगा, तुझे अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी है, मेरे बच्चों की चिंता करनी है कि मेरे बच्चे फ्री में कैसे खाएंगे बैठकर। ये कर रही है सरकार। ये है इक्वालिटी। मैं पहले अपनी पढ़ाई लिखाई में मरूं, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं, मतलब मुझे कमियां हैं बहुत सारी जो मुझे मिल नहीं रही हैं, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, एक एक पेंसिल के लिए लड़ना पड़ता था, बचा बचा के रखना पड़ता था, एक रबर मिल जाए तो यार हो जाए। वो सब हमने संघर्ष किया, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी दिन रात एक करते हैं, कंपनी कैसे ग्रो करेगी, आज क्या बनाऊंगा, कल क्या बनाऊंगा, क्या पढ़ूं नहीं पढ़ूं। लेकिन फ्री में बैठ के कोई खा रहा है मेरी मेहनत से, तो क्या कर सकते हैं इसमें। बट कोई नहीं, चुनौतियां हैं, मैं जानता हूं भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हम इन चुनौतियों से आगे निकलेंगे। हम भी लड़ ही रहे हैं इन चुनौतियों से बहुत सारी चीज़ों में। और मैं वैसे भी, मैं तो जनरल कैटेगरी वाला आदमी हूँ, मुझे तो वैसे भी कहीं कुछ नहीं मिलता। आज मैंने एक आध पोस्ट कर दिया, उस पर लोग मुझे सुनाने लगे कि आपको तो पता ही नहीं है। मैंने कहा कि भाई आरक्षण ज़रूरी है, बिल्कुल आरक्षण दो, लेकिन हर उस ज़रूरतमंद को दो जो ज़रूरत है। जाति देखकर आरक्षण मत दो। ब्राह्मण का लड़का गरीब है, उसको आरक्षण चाहिए, दो। किसी दलित का लड़का गरीब है, उसको आरक्षण चाहिए, बिल्कुल दो। इस देश में रहने वाले हर उस आदमी को आरक्षण दो जिसको जरूरत है, जो वाकई मदद का हकदार है। लेकिन जाति विशेष के नाम पर लोग मलाई खा रहे हैं। भले उनके पिताजी आईएएस बन चुके हैं, उनके दादा आईपीएस रह चुके हैं, कम नंबर पाकर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनको भी अपने बच्चों के लिए रिजर्वेशन चाहिए, हक मान लिया उन्होंने। तो कब तक चलेगा ऐसा। मैं तो कभी 40 नंबर पास किए हुए डॉक्टर से अपना इलाज नहीं कराऊंगा, चाहे आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, मैं नहीं कराऊंगा। और मैं 40 लाख देकर डॉक्टर बने लोग से भी इलाज नहीं कराऊंगा। भाई पता तो चल जाता है ना कि कौन प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आया है, डॉक्टर लेके 50 लाख रुपए देके बना है। किसी ने मुझसे कमेंट में कहा कि 40 लाख देकर बनने वाला डॉक्टर, भाई नहीं कराऊंगा मैं उससे इलाज। और ना मैं किसी उससे इलाज कराऊंगा जो 40 नंबर पाकर डॉक्टर बन जाता है, उससे भी नहीं कराऊंगा। मैं जेन्युइन आदमी से कराऊंगा जो 100 में से मैक्सिमम नंबर लाकर अपनी मेहनत के बल पर टॉप करके, रगड़ कर, पढ़कर डॉक्टर बनाए।
भले उसको 500 रुपए ज्यादा फीस दूंगा, मैं मंजूर है, लेकिन मैं इलाज उसी से कराऊंगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी होनी चाहिए। इस देश में पढ़ाई फ्री करिए। एक दलित का बच्चा आएगा वो भी सेम पढ़ाई करेगा, एक ब्राह्मण का बच्चा आएगा सेम पढ़ाई करेगा, फ्री पढ़ाई करिए, फ्री सबको सुविधा दीजिए। ये नहीं हो सकता कि तुम SC ST OBC वाले हो, तुमको फ्री में छात्रावास मिल जाएगा, एक गरीब बेचारा कोई सवर्ण आता है उसके घर में दिक्कत है, खाने को भी नहीं, तुम्हें तो नहीं मिल सकता, तुम अपना देख लो। सबको हक, अगर संविधान बराबर का हक देना, सबको बराबर दीजिए ना। फिर आ जाते हैं आपके पुरखों ने क्या किया, ऐसा किया वैसा किया। अरे पुरखों ने क्या किया? क्या किया पुरखों ने? आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग छोड़ दे रहे हो। जब से आपके हक में कानून और वो बनने लगे, आप लोग छोड़ दे रहे हो। पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, अगर आप उससे नहीं निकलेंगे, प्रेजेंट टेंस में उसको घसीट कर लाएंगे, दिक्कत होगी। और जब बारी सर्वाइवल की लड़ाई की होगी तो सब कोई अपना अपना डफली अपनी अपनी राग गाएगा भाई, है कि नहीं? सोचना यह है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, सोचना यह है कि एक होकर बराबरी के अधिकार से कैसे आगे बढ़ना है। सब कुछ छीन लोगे, टैलेंट तो नहीं छीन पाओगे ना, वो तो भगवान ने दिया है, याद रखना बस। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।